वन पीस के एपिसोड नंबर 658 के स्टार्टिंग में हम लोग बार्थोलोम्यू को देखते हैं जो अपना जी जान लगा के लूफी को ढूंढ रहा है। और जब उसे लूफी मिल जाता है वो एक फैनेटिक फैन बॉय बन जाता है। वो अपने मन में अलग अलग सपने देखना स्टार्ट कर देता है, जैसे कि वो कैसे बात करेगा, उससे कैसे इंटरेक्ट करेगा, कैसे उससे प्रेस सुनेगा। और वो कहता है मैं यहाँ पर आया था आपको देख के ही। लेकिन जब वो ये सब कुछ सोच रहा था लूफी उसे पार करके चला जाता है। ये देख के वो चिल्ला के कहता है लूफी सेनपाई रुक जाओ, मुझे आपसे बात करना है। बोले तो ये जो बार्थोलोम्यू है वो सेकंड बॉय हैंकॉक है। अगले ही सीन में हम लोग एक ह्यूज अंडरग्राउंड जंकयार्ड का सीन देखते हैं जहां पर एक एक करके इंसान गिर रहा है। कंपटीशन में जो लोग हार चुके हैं उन लोगों का ट्रीटमेंट होने के नाम पे उन लोगों को यहाँ पर फेंका जाता है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी है और यहाँ पर बहुत सारे जिंदा लोग भी है और यहाँ पर बहुत सारे टूटे फूटे खिलौने हैं। तो बाद में जो लोग यहाँ पर आते हैं वो लोग बाकी लोगों से पूछते हैं ये कौन सा जगह है, हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। बाकी लोगों को भी नहीं पता, लेकिन उन लोगों को एक चीज़ पता है ये डॉफ्लामिंगो ने किया है। डॉफ्लामिंगो उन सब लोगों को मारना चाहता है और कह रहा है कि हम लोग इसे तोड़ भी नहीं सकते क्योंकि ये अंडरग्राउंड पे है। और डॉफ्लामिंगो ऐसा क्यों कर रहा है वो भी हमें नहीं पता, लेकिन हम लोगों को यहाँ से निकलना पड़ेगा, लेकिन किसी के पास ही कोई रास्ता नहीं है। अगले सीन में हम लोग कैप्टन टांग को देखते हैं जो कि एक्चुअली में डॉफ्लामिंगो के अंडर काम करता था। पहले वो किंग रिकू के अंडर काम करता था। वो उस मार्क्समैन के पास आता है और कहता है मैं आपको पहचान गया, आप किंग रिकू हो है ना। ये सुनने के बाद सब लोग चौंक जाता है। कुछ लोग कहता है नहीं, मैंने तो सुना है रिकू मर चुका है, उसने अपने प्रजा के ऊपर ही हमला किया, उन लोगों को मारने का कोशिश किया और उस फाइट में वो खुद ही मारा गया। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं किंग रिकू अपना हेलमेट उतार लेता है और कहता है हम लोग अंडरग्राउंड पे है, अभी मुझे अपना आइडेंटिटी छुपाने की ज़रूरत नहीं। और उसे देखने के बाद ही टैंक रोना स्टार्ट कर देता है और कहता है आई एम सॉरी किंग रिकू, मैं डॉफ्लामिंगो के अंडर काम करता हूँ। ये सुनने के बाद रिकू कहता है चिंता मत करो, मुझे पता है तुम वहाँ पर क्यों काम करते हो, तुम बस वायला के ऊपर नजर रखना चाहते हो ताकि डॉफ्लामिंगो उसके साथ कुछ बुरा ना कर दे है ना। ये सुनने के बाद वो रोना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद ही वहाँ पर एलिजाबेलो आ जाता है जो एक और किंगडम का किंग है। वो किंग रिकू को देखता है, उसको गले मिलाता है और कहता है तुम्हें देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे लगा नहीं था तुम अभी भी जिंदा होगे। तुम जब जिंदा थे तुमने मेरा बहुत बार हेल्प किया था, लेकिन तुम्हारे मरने के बाद, तुम्हारे किंगडम को डिस्ट्रॉय करने के बाद जब डॉफ्लामिंगो ने तुम्हारे किंगडम के ऊपर कब्जा कर लिया तब से आसपास के देश में हमेशा युद्ध लगा रहता है, हमेशा वार लगा रहता है। वहाँ पर बच्चों को भी खाना नहीं मिलता और पता नहीं हर किसी के पास कहाँ से वेपन आ रहा है, बहुत सारा वेपन आ रहा है और इस वजह से जो वार है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। और उसके बाद ही वहाँ पर चिंजियो फैमिली के लोग भी आ जाता है, कहता है हमारे देश में भी ऐसा ही हो रहा है क्योंकि हमारे जो ओपोनेंट है, हमारे जो एनिमी है, उन लोगों को कंटिन्यूअसली कहाँ से वेपन का सप्लाई मिल रहा है। हम लोगों को पता चला जोकर नाम का एक ब्रोकर है जो कि डॉफ्लामिंगो के अंडर काम करता है और वही हर जगह पे वेपन बेच रहा है और इस वजह से हमारे किंगडम का भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और हम लोग इस कंपटीशन पे इसलिए आए हैं ताकि हम लोगों को पता चले ये जो वेपन का फैक्ट्री है वो कहाँ पर है, कहाँ पर वेपन मैन्युफैक्चर हो रहा है। और इस वेपन के सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और किंग रिकू तूने बहुत बड़ी गलती कर दिया, तूने पहले जो किया था उसके वजह से तुझे भी भुगतना पड़ रहा है और डॉफ्लामिंगो यहाँ का किंग बनने के बाद आसपास के देशों को भी बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ रहा है तेरी गलती की वजह से। और वहाँ पर दागामा भी आ जाता है, किंग रिकू के ऊपर उंगलियाँ उठाता है, लेकिन जो टैंक है वो उसे पकड़ लेता है, कहता है चुप कर, तुझे कुछ भी नहीं पता 10 साल पहले यहाँ पर क्या हुआ था। लेकिन रिकू से रोक देता है, कहता है उसे बताने की जरूरत नहीं, तुम चुप हो जाओ, वो पहले ही बहुत ज़्यादा देर हो चुका है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं एक एक करके बहुत सारे सोल्जर उठते हैं और कहते हैं हम लोग यहाँ के सोल्जर थे, हम लोग किंग रिकू के सोल्जर थे। सब लोग किंग रिकू को अपना सम्मान जनाता है और घुटनों के बल बैठ जाता है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं एक और सीन होता है, वहाँ पर बहुत सारे टूटे फूटे खिलौना गिरा हुआ था। सारे के सारे खिलौना एक एक करके उठ जाता है और वो लोग भी अपना सर झुकाता है। इसका मतलब ये जो टॉयज है वो भी कभी ना कभी किंग रिकू का सोल्जर का हिस्सा हुआ करता था और सब लोग उसे सम्मान जनाता है। ये देख के बाकी के लोग कहते हैं हम लोगों को लगा था किंग रिकू को सब लोग हेट करते हैं, लेकिन 10 साल पहले असली में हुआ क्या था। उन लोगों के साइड में हम लोग एक फिशमैन को देखते हैं जो कि है हाची। वो किसी को कॉल लगाता है और यहाँ पर क्या क्या चल रहा है सब कुछ बताता है और जिस लड़की को वो कॉल करता है वो भी बाहर से कहती है ठीक है उन लोगों के ऊपर नजर रखना और मुझे टाइम टू टाइम खबर देते रहना। उसके बाद ही हम लोग एक आवाज सुनते हैं, देखते हैं ऊपर जितने सारे होल है वहां से एक स्टिकी चीज निकलता है और साई को पकड़ लेता है और पकड़ के ऊपर की तरफ खींच के ले जाता है। नीचे जितने सारे लोग हैं सब लोग कहते हैं अभी क्या
हो रहा है, अभी क्या नया ड्रामा है। हम लोग देखते हैं साई को ऊपर उठा के ले गया है और उसके ऊपर कोई ना कोई तो जादू करता है, मैजिक करता है, डेविल फ्रूट का पावर यूज़ करता है, जिससे वो एक खिलौने में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसे ये ऑर्डर दिया जाता है, तुम्हें डॉफ्लामिंगो के हर एक ऑर्डर को मानना पड़ेगा, डॉन कीहोते फैमिली के हर ऑर्डर को मानना पड़ेगा और तुम कभी भी किसी को भी कंप्लेन नहीं कर पाओगे और तुम्हें हर लोगों का हर एक बात मानना पड़ेगा और तुम इंसानों के साथ फाइट भी नहीं कर सकते। अभी तुम फैक्ट्री पे जाओ, मरते दम तक काम करो। और साई सोचता है अभी मेरे साथ क्या चल रहा है, मैं तो अपने बॉडी को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरे साथ इन लोगों ने क्या कर दिया। अगले सीन में हम लोग फ्लावर फील्ड के नीचे का सीन देखते हैं जहाँ पर किंग रिकू का आर्मी इकट्ठा हुआ है। आर्मी के नाम पे वहाँ पर बस लिटिल ह्यूमन है और जो खिलौना है, टूटे फूटे टॉयज है, वो है और कोई नहीं है। और अभी रिसेंटली लूफी के टीम के लोगों ने ज्वाइन किया है और लिटिल ह्यूमन का जो चीफ है वो सब लोगों को सब कुछ एक्सप्लेन करता है, इस कंट्री पे चल के आ रहा है और यहाँ पर सब कुछ शुरू कब हुआ था। और वो कहता है ये बहुत पहले का कहानी है, लगभग 900 साल पहले का। तब हमारे जो एंसेस्टर थे वो लोग अपने डेली नेसेसिटी को पूरा करने के लिए समुद्र में जाते थे, हर जगह से चीजें लाने के लिए, खरीदने के लिए। लेकिन जब बड़े ह्यूमंस हम लोगों को देखते थे, हम लोगों को पकड़ लेते थे, हमारे ऊपर बहुत तरह तरह का जुल्म होता था, हम लोगों को बाजार में बेचा जाता था, इसलिए हमारे एंसेस्टर को बहुत कुछ सहना पड़ा था। हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते थे बड़े ह्यूमन के सामने। लेकिन तभी किसी ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। कौन था? ड्रेसरोसा के किंग ने हाथ बढ़ाया था और वो था डॉन कीहोते फैमिली। लेकिन तभी के डॉन कीहोते फैमिली के साथ हमारे एंसेस्टर ने जब हाथ मिलाया तभी से हमारा बुरा दिन स्टार्ट हो गया। उसके बाद से हमारे एबिलिटी को यूज़ करके वो लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाते थे और हम लोगों को प्रैक्टिकली स्लेव बना के रखे थे। हम लोगों के ऊपर लगभग 100 साल तक जुल्म किया उन लोगों ने। हमारे एंसेस्टर जी जान लगा के काम करते थे ड्रेसरोसा के अंडरग्राउंड पे और वो लोग मरते दम तक काम करते थे और उससे जो मुनाफा आता था, उससे जो पैसा आता था, उसको बहुत ज़्यादा लीजरली यूज़ करता था, लग्जरीली यूज़ करता था ऊपर के किंगडम के बड़े ह्यूमंस। बाहर से देख के लगता था ये ड्रेसरोसा किंगडम तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ही विशाल है, इसमें बहुत सारा पैसा है, लेकिन नीचे हम लोगों का खून पसीने से ये सब कुछ चलता था। और उसके बाद 100 साल का हिस्ट्री गायब है, हम लोग को नहीं पता उस ब्लैंक टाइम पे क्या हुआ था। लेकिन उसके बाद 800 साल पहले यहाँ का जो किंग है वो चेंज हुआ और नया किंग आया, उसका नाम है किंग रिकू। और जब फर्स्ट किंग रिकू को पता चला कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हम लोगों को उसने आज़ाद कर दिया। हम लोगों को आज़ाद करने के बाद बहुत कुछ आसानी भी दिया और हम लोगों से माफ़ी भी मांगा क्योंकि हम लोगों को इतना कुछ सहना पड़ा था। रिकू फैमिली के फर्स्ट किंग के साथ हमारे एंसेस्टर का एक डील हुआ था जिसमें हम लोग को कोई भी काम भी नहीं करना पड़ता था और हम लोग इस कंट्री से कुछ भी ले जा सकते थे। और किंग उसके देश के लोगों को कहता था ये फेरीज का काम है, इसलिए फेरी जब कुछ भी ले जाता है इस कंट्री के लोग बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करते और हम लोग भी उसके बदले इस पूरे देश को हरा भरा कर देते थे क्योंकि हमारे पास ये पावर है जिससे हम लोग प्लांट्स को बहुत ही जल्दी जल्दी ग्रो कर पाए और हम लोग ऐसे खुशी खुशी रहने लग गए। लेकिन 10 साल पहले कुछ हुआ। डॉन कीहोते फैमिली का एक डिसेंडेंट यहाँ पर आया, हाँ, जिसका नाम है डॉन कीहोते डॉफ्लामिंगो। उसने आके किंग रिकू के साम्राज्य के ऊपर हमला कर दिया, उसके राज सिंहासन को हासिल कर लिया और हमारे ऊपर फिर से जुल्म करना स्टार्ट कर दिया। वो उसके एंसेस्टर की तरह इस देश को चलाना चाहता है। इस देश के ऊपर के लोग तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे, लेकिन इसके नीचे, इसके डार्कनेस के अंडर जो लोग होंगे वो लोग अपना खून पसीना बहाएंगे तब तक जब तक वो लोग मर ना जाए। इसके बाद रॉबिन नोटिस करती है यहाँ पर जो मॉनिटर है उसमें कोलोसियम का फाइट देख रहा है सब लोग और वो नोटिस करती है वहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम है रेबेका, लेकिन उसे कोई भी पसंद नहीं करता और सब लोग बूइंग करना स्टार्ट कर देते हैं और कहता है किंग रिकू का फैमिली तू मर क्यों नहीं जाता, उसको काट डाल, सब लोग उसे मारो, कोई ना कोई तो उसे मारो, उसका ब्लड देखना है, उसका खून देखना है मुझे, ऐसे सब लोग गाली दे रहे हैं। ये नोटिस करने के बाद रॉबिन कहती है लगता है इस लड़की से बहुत लोग बहुत ज्यादा हेट करता है। ये सुनने के बाद जो सोल्जर है वो कहता है हाँ ऐसा तो करता है क्योंकि उसमें किंग रिकू का खून है, क्योंकि ये किंग रिकू का ग्रैंड डॉटर है। 10 साल पहले जब डॉफ्लामिंगो ने यहाँ पर हमला किया था, किंग रिकू के नाम को उसने मिट्टी पे मिला दिया था। इस देश के हर कोई बंदे के दिमाग में, दिल में किंग रिकू के लिए नफरत है और इसलिए उसके ग्रैंड डॉटर को भी सब लोग नफरत करते हैं। उसके माँ के मरने के बाद मैं उसको लेके यहाँ वहाँ भागता फिरा, लेकिन आखिर में पकड़ा गया और रेबेका को पकड़ के ले आया कोलोसियम पे ताकि वो ग्लैडिएटर की तरह यहाँ पर फाइट कर सके और मर सके और उसे देख के बाकी के लोगों को मजा आए। ये सुन के उसब थोड़ा सा चौंक जाता है और पूछता है टॉय सोल्जर आखिर तुम हो कौन? जो टॉय सोल्जर है वो कौन
कौन है, ये सोचने के बाद उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्ला चिल्ला के कहता है जो रेबेका है उसके मॉम को मैं बचा नहीं पाया, मेरे सामने वो मर गई और रेबेका को कुछ भी याद नहीं है मैं टॉय बनने के बाद मैं कौन था, मैं एक्चुअली में रेबेका का रियल फादर हूँ। अगले सीन में हम लोग बार्थोलोम्यू और लूफी का कॉन्वर्सेशन देखते हैं, जहाँ पर बार्थोलोम्यू बहुत ज़्यादा फंबल मार जाता है लूफी को देखने के बाद, क्योंकि लूफी का वो फैन है और उसके सामने कैसे बात करे उसे समझ में नहीं आ रहा। तो लूफी वहाँ से भागने वाला था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका असली नाम उसे पता चल गया है, लेकिन बार्थोलोम्यू लूफी को रोक देता और कहता है नहीं लूफी सेनपाई, मुझे जोरो सेनपाई ने भेजा है आपको एक संदेशा देने के लिए। तो लूफी जब जोरो का नाम सुनता है वो रुक जाता है और कहता है मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है, उसके पास मुझे ले चलो। तो बार्थोलोम्यू उसे रास्ता दिखा के ले जा रहा है। अगले सीन में हम लोग फ्लावर फील्ड के अंडरग्राउंड का सीन देखते हैं, जहाँ पर उस टॉय सोल्जर का बात सुन के सब लोग चौंक जाते हैं कि वो रेबेका का बायोलॉजिकल फादर है। उस वक्त तो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, उसे जाके हिलाने लग जाता है और कहता है मुझे सच सच बता, अगर तू उसका सचमुच का बायोलॉजिकल फादर है इसका मतलब तू एक टाइम पे इंसान हुआ करता था। वो कहता है हाँ, लेकिन ये सब कुछ शुरू हुआ 10 साल पहले, नहीं उससे भी पहले, जब मोनेट नाम की एक लड़की ने पैलेस पे काम करना स्टार्ट कर दिया। ये नाम सुन के उन लोगों को डर लग जाता है और कहता है अरे ये तो वही लड़की है जो हम लोग को पंख हजार पे मिला था। टॉय सोल्जर एक्सप्लेन करता है ड्रेसरोसा बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं था, ना तो था ये बहुत ज्यादा अमीर, लेकिन यहाँ के जो लोग थे वो लोग बहुत ज्यादा अच्छे थे, बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड थे, सब लोग एक दूसरे का मदद करते थे। जब पायरेट हमला करता था तब भी जो किंग है वो सब लोगों का मदद करता था, और उसके बाद जब कोई प्रॉब्लम होता था उसके बाद भी किंग और यहाँ पे रहने वाले लोग साथ मिलकर एक दूसरे का मदद करते थे, सब लोग खुशी खुशी रहते थे और इस ड्रेसरोसा पे कभी भी कोई भी वार नहीं हुआ था, कभी भी लड़ाई नहीं होता था। लेकिन 10 साल पहले एक काली परछाई का नजर लग गया हमारे किंगडम के ऊपर जिसका नाम है डॉफ्लामिंगो। वो 10 साल पहले किंग रिकू के पास आया था जब वो सो रहा था और उसे देखते किंग रिकू पहचान जाता है ये डॉफ्लामिंगो है, उन लोगों के किंग के एंसेस्टर। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, कहता है मेरा नाम है डॉन कीहोते डॉफ्लामिंगो, इस देश का राइटफुल ओनर, और मैं इस देश का किंग अभी वापस आ चुका है। ये सुनने के बाद किंग को बहुत ज्यादा शौक लगता है और वो कहता है तुम्हें क्या चाहिए, तुम चाहते क्या हो? मैंने इन दिनों एक पायरेट का नाम बहुत ज्यादा सुना है और वो है डॉन कीहोते। वो कहता है हाँ तुमने सही सुना है, वो पायरेट मैं ही हूँ। तो किंग रिकू कहता है मैंने सुना है तुमने गवर्नमेंट के जो हेवनली गोल्ड है उसके ऊपर हमला किया है, बहुत देशों के हेवनली गोल्ड को तुमने कब्जा कर लिया है और वर्ल्ड गवर्नमेंट के लोगों को तुमने ब्लैकमेल करके अपने आप को एक वॉरलॉर्ड बना लिया है। वो कहता है हाँ ऑफ कोर्स मैंने ऐसा किया है। तुम्हें समझ में आ रहा है जो वर्ल्ड गवर्नमेंट के लोग हैं इस दुनिया के टॉप पावर हाउस, वो लोग भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और वो इंसान अभी तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है जो कि इस देश का असली राजा है और मैं अपने देश को वापस लेने आया हूँ। ये सुनने के बाद ही किंग रिकू को बहुत ज्यादा डिसबिलीव होता है, लेकिन डॉफ्लामिंगो कंटिन्यू करता है और कहता है अगर तुमने मेरा ऑफर डिक्लाइन किया तो मैं इस देश में खून की नदियां बहा दूंगा। किंग रिकू कुछ कहने वाला था लेकिन डॉफ्लामिंगो उसे फिर से रोक देता है और कहता है मुझे पता है तुम किस तरह का किंग हो, तुम बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड हो और तुम्हें लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं, और मैं भी एक काइंड हार्टेड इंसान हूँ, मैं बिल्कुल भी इविल नहीं हूँ, तो मैं इस देश को तुमको बेच दूंगा लेकिन मुझे पैसा देना पड़ेगा। किंग रिकू बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, कहता है पैसा देना पड़ेगा, ठीक है तो हम लोग पैसे से खरीद लेंगे। तो डॉफ्लामिंगो कहता है मैं तुम्हें 1 दिन टाइम दूंगा, मुझे चाहिए 10 बिलियन बेरीज। इतना बड़ा अमाउंट सुनते ही किंग रिकू चौंक जाता है, कहता है 10 बिलियन बेरीज ये बहुत बड़ा अमाउंट है, हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है, अगर हम लोग रॉयल फैमिली को भी खाली कर देते हैं हमारे पास इतना पैसा नहीं आएगा। तो ये सुनने के बाद ही डॉफ्लामिंगो हंसता है और कहता है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, बस तुम्हारे पास 1 दिन है और उसके बाद ही मुझे पूरा का पूरा पैसा चाहिए, या तो मैं ये देश बेच दूंगा तुम्हारे पास, तुम खरीद लोगे, और वरना मैं तुम्हारे देश के ऊपर हमला करूंगा, तुम्हारे देश में जितने सारे लोग हैं उन सब लोगों को मार डालूंगा, खून की नदियां बहा दूंगा। किंग रिकू उसे फिर से समझने की कोशिश करता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, अगर होता तो मैं दे देता, लेकिन डॉफ्लामिंगो कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे देश के जो नागरिक है जो सिटीजन है उन लोगों से पैसा वसूल करो, लेकिन मुझे 1 दिन में सारा का सारा पैसा चाहिए, और हाँ तुम मुझसे ये कंट्री खरीद रहे हो ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और तुम पड़ोसी देश से भी पैसा बोरो नहीं कर सकते, उन लोगों से भीख नहीं मांग सकते, तुम्हें खुद से और खुद के देश के लोगों से ये पैसा वसूल करना पड़ेगा। अगर इनमें से एक भी शर्त का उल्लंघन किया तो मैं तुम्हारे देश में खून की नदियां बहा दूंगा, मैं तुम्हारे रॉयल फैमिली के हर बंदे को मार डालूंगा। ये कहने के बाद वो हंसते हुए वहां से चला जाता है। इसके बाद किंग रिकू आधी रात को अपने सोल्जर को इकट्ठा करता है और रॉयल फैमिली के जो रॉयल सोल्जर है ये सब कुछ सुनता है। सुनने के बाद उन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है हम लोग डॉफ्लामिंगो के लोगों के साथ फाइट करेंगे, लेकिन किंग रिकू उन लोगों को रोक देता है और कहता है नहीं हम लोग फाइट
फाइट नहीं करेंगे, मैं तुम लोगों को किसी और का जान लेने नहीं दूंगा, क्योंकि हम लोग जानवर नहीं है। और वैसे भी डोंकी किहोते फैमिली के जो पायरेट्स है वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर हम लोग उन लोगों के साथ फाइट भी करते हैं तो हम लोग हार जाएंगे। तो हमारे पास बस एक ही रास्ता है, हमें अपने सिटीजन से पैसा वसूली करना पड़ेगा। ये सुन के उन लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और कहता है हम लोग ऐसा नहीं करना चाहते और हमारे जो सिटीजन है वो लोग इतना ज़्यादा अमीर नहीं है। तो किंग रिकू कहता है कोई बात नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। जो हमारे सिटीजन है वो लोग हम लोगों को बहुत ज़्यादा हेट करेंगे, लेकिन ये चीज़ बस कुछ ही घंटों के लिए रहेगा। उसके बाद मैं जाके सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, मैं अपने सिटीजन से माफ़ी मांगूंगा। मुझे पता है मेरे जो सिटीजन है वो लोग मुझे माफ़ कर देंगे। अभी जाओ जाके मेरे देश के हर कोने कोने से जाके पैसे वसूल करके ले आओ और किसी को मत बताना किस लिए पैसा वसूल कर रहे हैं हम लोग। इसके बाद रॉयल सोल्जर देश के हर शहर पे हर कोने पे चला जाता है और इस टाइम पे रॉयल सोल्जर को देख के वहाँ के जो सिटीजन है सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं रॉयल सोल्जर अभी यहाँ पर किस लिए आए। रॉयल सैनिकों को ये सब करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन सब लोग चिल्ला के कहते हैं सुनो इस देश के लोग, इस शहर के लोग, सब लोगों के घर में जितना सारा पैसा है, जितना सारा वैल्यूएबल चीज है, सब कुछ ले आओ, हमें सब कुछ ले जाना है। ये सुनने के बाद सब लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। पहले तो वो लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कहते हैं तुम लोग किंग के सोल्जर हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर किंग को पता चल गया किंग रिकू तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं। तो वो लोग चिल्ला के कहते हैं ये किंग रिकू का ही ऑर्डर है। ये सुन के वो लोग और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं किंग रिकू ऐसा क्यों करना चाहता है? नहीं, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। और जब सब लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज है और सोल्जर के साथ आर्ग्यू कर रहे हैं, तभी इस देश के हर कोने कोने पे बहुत सारे ट्रांसपोर्टर स्नेल चला जाता है और एक प्रोजेक्शन चालू हो जाता है जिसमें हम लोग किंग रिकू को देखते हैं। वो अपना सर झुका के सब लोगों से माफी मांगता है और कहता है आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे तुम लोगों का मदद चाहिए, मुझे तुम लोगों का पैसा चाहिए। प्लीज अपने पास जितना सारा पैसा है, जितना सारा कैश है, जितना कुछ वैल्यूएबल चीज है मुझे दे दो। मैं तुम लोगों को रीजन नहीं बता सकता, लेकिन प्लीज आज के लिए मेरा ये बात मान जाओ। ये कहने के बाद वो अपना सर जमीन में दे मारता है। सब लोग चिल्ला के कहते हैं नहीं किंग, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके जो मंत्री है, जो मिनिस्टर है, वो लोग कहते हैं आप किंग हो, आपको सब लोग के सामने ऐसे सर नहीं झुकाना चाहिए, हम लोग बहुत ज़्यादा एम्बरेस्ड है, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन वो किसी का भी नहीं सुनता, वो अपना सर ज़मीन पे दे मारता है। तो ये देख के जो सिटीजन है वो लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। वो लोग कहते हैं ये सब कुछ बहुत ज़्यादा सडनली हो रहा है, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग रॉयल सोल्जर का कैप्टन ट्रांग को देखता है। वो सोचता है किंग इतना कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है, वो हम लोग के ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा कर रहा है, मुझे पता है किंग के दिल में क्या बीत रहा होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मुझे मेरे सिटीजन को मारना भी पड़े, अगर मैं उन लोगों को घुसा भी मारता हूँ, मैं सारा का सारा पैसा इकट्ठा करके ही ले जाऊंगा। लेकिन हम लोग देखते हैं किसी को कुछ भी नहीं करना पड़ता। जो सिटीजन है, जो उस देश के लोग हैं, वो लोग कहते हैं अगर किंग रिकू ऐसा कर रहा है इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है, चलो किंग का हेल्प करते हैं। सब लोग विलिंगली अपने आप से घर से जाके सारा का सारा पैसा ले आते हैं, सारा का सारा खिलौना ले आते हैं, उन लोगों के पास जो वैल्यूएबल चीज़ है, जो ज्वेलरी है, सब कुछ ले आते हैं, उन लोगों को दे देते हैं और कहते हैं ले जाओ, क्योंकि किंग रिकू को अभी हम लोगों का मदद चाहिए और किंग रिकू ने हम लोगों का भी बहुत ज़्यादा मदद किया है, तो अभी टाइम हो चुका है हम लोग किंग का मदद करें। तो सब लोग खुशी खुशी अपना सारा का सारा वैल्यूएबल चीज़ दे देते हैं। ये देख के कैप्टन ट्रंक और बाकी के जो सोल्जर है वो लोग भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। जब रॉयल सोल्जर सारा का सारा पैसा कलेक्ट करके रॉयल पैलेस की तरफ बढ़ ही रहा था, सब लोग एक चीज़ देखते हैं, किंग रिकू खुद बाहर आ चुका है घोर से बड़ी करते हुए। सब लोग कहते हैं किंग रिकू आ रहा है, चलो उनसे पूछते हैं क्या चल रहा है। लेकिन हम लोग देखते हैं किंग रिकू अपने बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा और वो चिल्ला चिल्ला के कहता है मेरे सामने से हट जाओ, मेरे आसपास मत आओ। और उसके सामने जो सिटीजन आता है उन लोगों के ऊपर वो तलवार चला देता है, एक एक करके सब लोगों को मार डालता है। वो एरो से भी हमला करता है, आग लगा देता है, जहाँ पर बहुत सारा बारूद था वहाँ पर फायर करता है, वहाँ पर धमाका होता है, ऐसे शहर पे पूरी तरीके से आग लग जाता है। सब लोग ये देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहते हैं किंग रिकू पगला गया है, वो बुढ़ा था अभी सटिया गया है, वो सब लोगों को मार रहा है, सिटीजन को मार रहा है, बच्चे बूढ़े औरत किसी को भी नहीं छोड़ रहा। सब लोग चिल्ला चिल्ला के कहता है किंग रिकू हम लोगों ने क्या गलत किया है, आपने जैसा ऑर्डर दिया था हम लोगों ने पैसे भी दे दिए, लेकिन हमारे ऊपर हमला क्यों कर रहे हो? किसी को भी समझ में नहीं आता, सब लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। और ये सब कुछ प्रोजेक्टाइल होता है पूरे के पूरे देश में, और देश के जितने सारे लोग हैं सब लोग बहुत ज्यादा टेरिफाइड हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं पहले हमारा पैसा ले लिया, उसके बाद हम लोगों को मार रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है? हम लोग देखते हैं ये सब कुछ करवा रहा है डॉफलामिंगो। वो अपने स्ट्रिंग डेविल फ्रूट के पावर से किंग रिकू को कंट्रोल कर रहा है।
किंग रिको अपने बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा और उसके बाद उसके जितने सारे रॉयल सोल्जर है उन लोगों को भी कंट्रोल करता है और जो रॉयल सोल्जर है वो भी सिटीजन के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। हर जगह पे आग लग जाता है, हर जगह पे अफरा दफरी मच जाता है। जो लोग है नॉर्मल लोग है वो अपने परिवार को लेके बचते फिर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को पकड़ पकड़ के सब लोग मार रहे हैं। रॉयल सोल्जर सब लोगों को एक एक करके काट रहे हैं। वो लोग भी चिल्ला रहे हैं और कहते हैं नहीं हम लोग ऐसा नहीं करना चाहते, हम लोग हमारे बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, मैं अपने बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। यहाँ पर दूसरी तरफ डॉफ्लेमिंगो बहुत ज्यादा हंस रहा है और उसके जो सबऑर्डिनेट है वो लोग कहते हैं डॉफी चलो अभी हम लोग जाते हैं, जाके इस बैटल को ज्वाइन करते हैं। लेकिन डॉफ्लेमिंगो कहता है तू तो बहुत ज्यादा इम्पेशेंट है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले इस देश के लोगों को डरना पड़ेगा, उन लोगों को समझना पड़ेगा उन लोगों का करंट किंग रिको कितना ज्यादा विशियस है, कितना ज्यादा बुरा है। उसके बाद वो किंग रिको के ऊपर गुस्सा दिखाएगा, उसे हेट करेगा और सब लोग मरने के कागार पे आ जाएगा। तभी मैं जाऊंगा एक हीरो बन के सब लोगों को बचाऊंगा इस इविल किंग रिको से, तभी तो मैं इस देश का किंग बन पाऊंगा। तो इसके साथ ही ये वाला वीडियो भी खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।